अब इस वीडियो में हम फिगर इट आउट सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मधुल हाउंड्स, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स। कर्नाटका में मधुल हाउंड करके एक डॉग्स ब्रीड है। आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज बगलकोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। इन डिस्ट्रिक्ट्स में बगलकोट और विजयपुरा में ये डॉग होता है। द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु अडॉप्टेड दीज डॉग्स। क्योंकि इन डॉग्स की काउंटिंग कम हो रही थी, इनका नंबर कम हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें जो लोग मधुल डॉग्स को अडॉप्ट करेंगे, उनको पालेंगे, उन्हें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव, तो इस वजह से द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज्ड, मधुल डॉग्स बढ़ गए। द नंबर ऑफ मधुल डॉग्स इन विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोज। अब कुछ विलेजेस में कर्नाटका के ये यहाँ पर मधुल डॉग्स का नंबर दिया गया है। विलेज ए में 18 डॉग्स हैं, विलेज बी में 36 डॉग्स हैं, विलेज सी में 12 डॉग्स हैं, विलेज डी में 48, विलेज ई में 18 और विलेज एफ में 24 डॉग्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन नंबर 8 में। हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। तो देखो, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अगर डेटा को एक बार देखोगे तो डेटा में जो नंबर है वो है 18, 36, 12, 48, 18 एंड 24। ये सारे के सारे नंबर आप इजीली 6 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। तो ये सारे नंबर 6 के मल्टीपल हैं, 6 की टेबल में आते हैं। पार्ट ए में ही पूछा गया है व्हाट विल बी यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा स्केल या क्या की यूज कर सकते हैं। तो की दैट मीन्स हम ये डिसाइड करेंगे कि एक यूनिट कितने डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मधुल डॉग हम एक यूनिट ये मान लेते हैं कि ये एक पिक्चर एक यूनिट है। बिकॉज हम सारे नंबर्स को 6 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि 1 यूनिट इज 6 डॉग्स। तो 1 पिक्चर यहाँ पर 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगी। देन बी पार्ट इज हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी में जो कि 36 नंबर है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितने पिक्चर्स या कितने सिंबल्स यूज़ करोगे। तो हम सारे विलेजेस के डॉग्स को यहाँ पिक्टोग्राफ में पहले शो कर देते हैं और हम विलेज ए बी जो भी क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। तो देखो, विलेज ए में 18 डॉग हैं, तो विलेज ए में 18 डॉग हैं और हमने यूनिट माना है कि 6 डॉग का एक यूनिट है। 1 पिक्चर 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो 18 डॉग्स के लिए 6 3 ज़ा 18, टोटल हमें 3 पिक्चर्स चाहिएंगी। विलेज बी में 36 डॉग्स हैं, यूनिट हमने 1 यूनिट 6 डॉग्स माना है, तो 6 6 ज़ा 36, यहाँ पर हमें 6 चाहिए। विलेज सी में 12 डॉग्स हैं, 12 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको टोटल यहाँ पर 2 यूनिट्स शो करने होंगे। विलेज डी में 48 डॉग्स हैं, हमने इसे 6 से डिवाइड किया तो 6 8 सा 48। विलेज ई में 18 डॉग्स हैं, 18 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 3, तो यहाँ पर आपको 3 डॉग्स के पिक्चर शो करने होंगे। एंड विलेज एफ जिसमें कि 24 डॉग्स हैं, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल 4 पिक्चर्स यहाँ पर यूज करनी होंगी। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ हो गया है। नाउ सी पार्ट इज Kamini said that the number of these dogs in village B and village D, village B में जो डॉग हैं और village D में जो डॉग हैं, दे टुगेदर अगर हम इन्हें ऐड कर दें विल बी मोर देन द नंबर ऑफ द डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस। दैट मीन्स अगर B और D इनको हम ऐड कर दें तो जो टोटल नंबर ऑफ डॉग्स है वो बाकी सारे विलेजेस के टोटल डॉग्स से ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि विलेज A में 18 डॉग, B में 36 नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर या तो आप इस तरह से कर सकते हो कि B प्लस D टोटल कितने डॉग्स हो जाएंगे, B में 36 हैं और D में 48 हैं, तो इन्हें अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल 84 डॉग्स यहाँ पर हैं। और इसी तरह से अगर आप A प्लस C प्लस E प्लस F ये सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो इट विल बी 18 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24। ये सारे नंबर आप ऐड करोगे तो आंसर होगा ये टोटल 72 डॉग्स हैं। तो आप नंबर से भी देख सकते हो कि कामिनी जो कह रही है दैट इज
राइट, विलेज बी और डी के सारे डॉग्स मिलकर के बाकी सारे विलेजेस के डॉग से ज्यादा हैं। और दूसरा ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो विलेज बी में टोटल कितने पिक्चर्स शो हो रहे हैं, ये 6 पिक्चर्स शो हो रहे हैं, और विलेज डी में टोटल 8 पिक्चर्स शो हो रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को शो कर दो पिक्टोग्राफ से, तो B प्लस डी टोटल 14 डॉग्स को शो कर रहा है, 14 पिक्चर्स को शो कर रहा है। लेकिन A, C, E और F, अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो F में टोटल 4 हैं, ये 3 हैं, 7 एंड 2 9, 9 एंड 3 12, तो ये टोटल 12 पिक्चर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 14 इज ग्रेटर देन 12। B प्लस डी का जो सम आ रहा है टोटल, वो बाकी सारे विलेजेस के सम से ज़्यादा है, तो इसीलिए कामिनी इज राइट। इज शी राइट? तो यू कैन से राइट, यस। Give reason for your response. Total number of pictures representing the number of dogs in village B and village D is more than the total number of pictures representing dogs in rest of the villages. So Kamini is right. ये यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A survey of 120 स्कूल स्टूडेंट वॉज कंडक्टेड। एक सर्वे किया गया 120 स्टूडेंट्स का, और उनकी प्रिफर्ड एक्टिविटीज़ पूछी गई कि कौन सी एक्टिविटी, कौन से गेम्स या कौन सा हॉबी उनका वो प्रेफर करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। और हर एक एक्टिविटी के सामने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोट किया गया कि कितने स्टूडेंट्स ने उस एक्टिविटी को चूज़ किया। जैसे कि प्लेइंग 45 स्टूडेंट्स को प्रेफर्ड एक्टिविटी है, स्टोरी बुक्स रीड करना वो 30 स्टूडेंट्स का प्रिफर्ड एक्टिविटी है, वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, म्यूज़िक सबसे ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, और पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पसंद है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गई है। इस इंफॉर्मेशन को हमें एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा। हमें ये डेटा बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट 5 स्टूडेंट। 1 यूनिट 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी यहाँ पर हमें यूनिट, स्केल या की, जो भी आप कहना चाहो वो बता दिया गया है। दैट मीन्स ये हम 0 से स्केल स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल रिप्रेजेंट 5, दिस विल बी 10, दिस विल बी 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड नेक्स्ट विल बी 50। अब बिगेस्ट नंबर आप यहाँ एक्टिविटी में देखोगे तो बिगेस्ट नंबर इज़ 45। तो हमें इतना एरिया कवर करना है कि ये 45 नंबर्स तक के बार को रिप्रेजेंट कर सके। अब बार ग्राफ के लिए प्लेइंग एक्टिविटी अगर हम बार ग्राफ पर शो करने हैं तो हमें 45 तक बार ड्रॉ करना है। दैट मीन्स इस लाइन तक हमें बार ड्रॉ करना है। तो लेट्स ड्रॉ दिस वन। देन इट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये 30 है तो इट विल बी दिस वन। देन इट इज वॉचिंग टीवी, तो ये हो जाएगा 20 तक। लिसनिंग टू म्यूजिक ये रिप्रेजेंट करेगा 10 को, और पेंटिंग ये रिप्रेजेंट करेगा 15 को। तो 15 के लिए हम 15 नंबर्स तक आ गए हैं, 45 के लिए 45 तक आ गए हैं। तो ये बार ग्राफ हमारा हो गया है। 1 यूनिट 5 स्टूडेंट। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आती है। तो जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है वो कौन सी है, वो है रीडिंग स्टोरी बुक। क्योंकि आप नंबर देख ही रहे हो कि सबसे हाईएस्ट बार कौन सा है, हाईएस्ट बार है प्लेइंग का, और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, वो है रीडिंग स्टोरी बुक्स का। तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है। तो विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट, रीडिंग स्टोरी बुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Students and teachers of a primary school decided to plant 3 saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. जुलाई के फर्स्ट वीक में प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्लांट्स लगाने का डिसाइड किया है अपने स्कूल कैंपस में और आसपास, और ये यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं एक बार ग्राफ के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये डे ऑफ द वीक दिखाए गए हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसमें टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड, टोटल कितने प्लांट उन्होंने लगाए हैं ये दिखाया गया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बेस है 0, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से ये डेटा यहाँ पर शो किया गया है। तो 1 यूनिट और 1 लाइन यहाँ पर कितने प्लांट्स को शो कर रहा है, 10 को शो कर रहा है।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बार ग्राफ को रीड करें तो मंडे को 10, 20, 30, 40, 50 और ये 50 से थोड़ा सा ऊपर है तो ये 50 प्लस, अब 50 प्लस 1 या 2 ये इतना हो सकता है। 50 प्लस 2 ऑलमोस्ट यहाँ पर प्लांट लगाए गए हैं। ट्यूसडे को आप देखोगे तो ये 0 से स्टार्ट किया, 0, 10, 20, 30, 40 तो ट्यूसडे को 40 प्लांट्स लगे हैं। वेंसडे को 0, 10, 20, 30, इसी तरह से थर्सडे को 0, 10, 20, 30, 40 और फ्राइडे को 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 50 से सिर्फ एक ब्लॉक ऊपर है तो ये 60 और इसी तरह से ये यहाँ पर 40। तो इस तरह से आपने टोटल नंबर ऑफ प्लांट आपने फाइंड आउट कर लिया है कि किस दिन कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। अब इस डेटा के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे इज। वेंसडे और थर्सडे को टोटल कितने सैपलिंग्स, टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि वेंसडे को टोटल नंबर है 30 और थर्सडे को टोटल नंबर है 40। तो अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे जो उस दिन लगाए गए हैं, तो दैट इज 70 प्लांट्स। बी पार्ट इज द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। होल वीक दैट मीन्स फ्रॉम मंडे टू संडे, टोटल 7 डेज में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। तो इसके लिए हम सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि मंडे 52, ट्यूसडे है 40, वेंसडे इज 30, थर्सडे इज 40, फ्राइडे इज 50, Saturday is 60 and Sunday is 40। अब इन सब नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड पता चल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर है 312, तो इतने प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सी पार्ट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन विच डे। किस दिन सबसे ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं। तो आप डेटा में देख सकते हो जहाँ पर बार हाईएस्ट है उस दिन सबसे ज़्यादा प्लांट लगे हैं। तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा टोटल 60 प्लांट्स लगे हैं, तो इट विल बी सैटरडे। एंड द लीस्ट नंबर किस दिन सबसे कम लगे हैं। तो वेंसडे का डेटा सबसे कम है, तो इट विल बी वेंसडे। नाउ वाई डू यू थिंक दैट इज द केस कि वेंसडे को सबसे कम प्लांट्स लगे हैं और सैटरडे को सबसे ज़्यादा प्लांट लगे हैं। तो इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो देखो वेंसडे वीक के बीच में है और जो सैटरडे है वो वीकेंड है। सैटरडे को स्कूल्स में छुट्टी होती है या हाफ डे होता है, तो इसीलिए सैटरडे को सबसे ज़्यादा प्लांट लगे हैं। तो इसका पॉसिबल रीज़न आप अपने आप से सोचकर भी लिख सकते हो, जो आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है। 11th नंबर इज The number of tigers in India went down drastically between 1900 and 1970। 1900 से 1970 के बीच में इंडिया में टाइगर्स का काउंट बहुत कम हो गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 और इसीलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, सेव टाइगर ये कैंपेन लॉन्च किया गया था टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया, जिससे कि हम टाइगर्स को ट्रैक कर सकें, टाइगर सेफ हैं या नहीं और उनको प्रोटेक्ट कर सकें। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज ट्रैक्ड। अब 2006 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने थे ये हमें पता है। शगुफ्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2006 एंड 2022 इन 4 years इंटरवल। शगुफ्ता और दिव्या ने ये इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कितने टोटल टाइगर हैं बिटवीन 2006 एंड 2022 और इसके लिए उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर की है और एक ग्राफ प्रिपेयर किया है। तो ये है फ्रीक्वेंसी टेबल जिसमें ईयर 2006 में टोटल कितने टाइगर ट्रैक हुए, 2010 में कितने हुए, इसी तरह से 2014, 18, 22 टोटल कितने टाइगर्स ट्रैक हुए वो नंबर यहाँ पर दिया गया है और इसी डेटा को, इसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने यहाँ पर बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। हमें डेटा को करेक्ट मानते हुए हमें ग्राफ को करेक्ट करना है। तो 2006 में टोटल 1400, 2010 में 1700, 2014 में 2200, 2018 में 3000 एंड 2022 में 3700 ये उनके पास डेटा है टाइगर्स का। और जो उन्होंने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है वो आप देख सकते हो कि उन्होंने स्केलिंग ली है 1000 की, कि 0 है, 0 के बाद में 1000 नंबर दिखाया है, 2000, 3000, 4000 ये नंबर उन्होंने इस तरह से शो किए हैं और वर्टिकल लाइन पर उन्होंने ईयर्स शो किए हैं। अब हमें पहले 2 मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है और उनको फिक्स करना है। तो देखो
देखो हम ईयर वाइज यहाँ पर डेटा को कंपेयर करेंगे। 2006 में टोटल 1400 है। 2006 में जो बार ग्राफ शो किया गया है उसमें जो बार की लेंथ है वो 1000 से भी कम है, वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो ये शो कर रहा है कि 2006 में जो टोटल टाइगर्स हैं वो 1000 से भी कम है, लेकिन जो नंबर है 1400 वो तो 1000 से ज़्यादा है और 2000 से कम है। दैट मीन्स कि ये जो बार ग्राफ है ये आगे यहाँ तक आना चाहिए। तो ये मिस्टेक यहाँ पर ये रॉन्गली शो किया गया है। 2010 में टोटल 1700 टाइगर्स हैं। अब देखो 1700 2010 में ये यहाँ शो कर रहा है। अब ये 1000 और 2000 के बीच में है, तो अगर 1700 है तो वो 1000 से तो बिगर है और 2000 से स्मॉलर है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि इसी के बीच में ये नंबर शो किया गया है। लेकिन अगर आप और क्लोजली देखो तो ये डेटा बिल्कुल बीच में शो किया गया है, जबकि 1700 2000 से थोड़ा सा पहले होना चाहिए। तो ये बार ग्राफ यहाँ पर इसकी लेंथ और ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी गलत शो किया गया है। देन 2014 में टोटल टाइगर्स 2200 हैं। अब 2200 इसे भी आप इसी तरह से अगर कंपेयर करोगे तो ये 2000 से बड़ा नंबर है और 3000 से छोटा नंबर है। लेकिन अगर आप बार ग्राफ में देखोगे तो 2014 में ये 3000 के पास जा रहा है। तो 3000 के पास तो नहीं है ये नंबर तो 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये यहाँ तक होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। देन कम्स 2018 में 3000 टाइगर्स हैं, लेकिन दिव्या और शगुफ्ता ने जो डेटा शो किया है उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये डेटा 2000 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो विच इज़ अगेन रॉन्ग। देन कम्स 2022 जिसमें कि डेटा है 3700। तो 2022 में 3700 जो 3000 और 4000 के बीच में आएगा नंबर, तो यस, और 4000 के थोड़ा सा क्लोज होगा, तो ये उन्होंने यहाँ पर करेक्टली शो किया है। तो जो उन्होंने बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया है उसमें सिर्फ एक बार करेक्ट है, बाकी सारे बार्स उन्होंने रॉन्गली यहाँ पर शो किए हैं। तो इसे हम करेक्टली कैसे शो कर सकते हैं? तो अगर हम ये इस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, वर्टिकल स्केल पर हमने ईयर ही रखा है, हॉरिजॉन्टल स्केल पर हमने नंबर ऑफ टाइगर रखा है। अब 2006 में टोटल टाइगर्स हैं 1400, तो ये 1000 और 2000 के बीच में आएगा और उसमें 1000 के ज़्यादा क्लोज आएगा, तो ये यहाँ पर यहाँ तक डेटा आएगा, ना कि 1000 से पहले ही ये फिनिश होगा। 2010 में 1700 हैं, तो ये 1000 और 2000 के बीच में, लेकिन 2000 के थोड़ा सा ज़्यादा पास, तो ये 1700 या तो ये 1700 को शो कर रहा है, ये 1400 को शो कर रहा है। नेक्स्ट है 2014 विच इज़ 2200, तो ये 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा डेटा है, तो ये 2200 को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज़ 2018 जिसमें टोटल टाइगर है 3000, तो ये 3000 की लाइन तक जाएगा, ये यहाँ पर 3000 शो कर रहा है। और 2022 में टोटल टाइगर्स हैं 3700, तो ये यहाँ पर 3700 को शो कर रहा है। तो ये आप बार की लेंथ को एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली करेक्ट कर सकते हो। So this is the bar graph. Like pictographs, bar graphs give a nice visual way to represent data. तो जैसे पिक्टोग्राफ में हम इमेजेस देखते हैं उसी तरह से बार ग्राफ में भी हम अलग अलग कलर से बार्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि बार्स के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, उनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए और उनकी लेंथ या हाइट नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बार ग्राफ बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि ईच कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार व्हेन द लेंथ और हाइट डिपिक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। आप कोई भी कैटेगरी शो करते हो तो या तो आप इस तरह से बार शो करोगे विच इज़ वर्टिकल, या फिर आप इस तरह से शो करोगे विच इज़ हॉरिजॉन्टल। दोनों ही केस में बार की हाइट या बार की लेंथ उस नंबर तक पहुंचेगा जो नंबर डेटा में आपको दिया गया है। द बार्स हैव यूनिफॉर्म स्पेसेस बिटवीन दैम, दो बार्स के बीच में इक्वल स्पेस होगा। आपके बार ग्राफ में आप 5 बार्स लगा रहे हो, 6 बार्स लगा रहे हो, तो कोई भी 2 बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। द बार्स हेल्प इन इंटरप्रेटिंग डेटा मच फास्टर देन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। नंबर्स के कंपैरिजन में आप बार्स को और इजीली रीड कर सकते हो।
एंड वी मस्ट डिसाइड द स्केल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमें ये पता होना चाहिए कि 1 यूनिट से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपने मधुल हाउंड में देखा 1 यूनिट या 1 पिक्चर से हम 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह से एक क्वेश्चन में हमने 1 यूनिट से 5 स्टूडेंट को किया, कभी हम 1 यूनिट से 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्केल या की क्या होगा, ये बार ग्राफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार ग्राफ को हम और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग कलर से शो कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। जो ग्राफ या जो डेटा आप पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में शो करते हो, उसको आप और बेटर तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये यहाँ पर एक एग्जांपल से शो किया गया है। इन एडिशन टू द स्टेप्स डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस सेक्शंस, आपने देख लिया है कि बार ग्राफ पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, पिक्चर शो करते हैं, बार शो करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, बार की लेंथ और हाइट हम नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो वो एक डेटा को इजीली रीड करने का तरीका हो गया है। अब इससे भी इजी क्या हो सकता है कि आप उसको और इंटरेक्टिव बनाओ, उसको और कलरफुल और विजुअली प्लेजेंट बनाओ, ताकि उसे देख करके इन्फॉर्मेशन और आसानी से आप फाइंड आउट कर सको। एक एग्जांपल दिया गया है, हर एक कॉन्टिनेंट से टॉलेस्ट माउंटेन की हाइट यहाँ पर दी गई है। एशिया में माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से साउथ अमेरिका के माउंटेन की, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारे टॉलेस्ट माउंटेन्स फ्रॉम ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर शो किए गए हैं उनकी हाइट के नंबर के साथ में। अब ये जो आप फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ते हो या ये जो आप नंबर टेबल पढ़ते हो, इसमें आपको हर एक नंबर को पढ़ना है, उसको कंपेयर करना है और तभी आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसे बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पर आपके लिए डेटा को पढ़ना, उसको समझना और इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार ग्राफ शो कर दिया गया है जिसमें कि एशिया के टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को एक लेंथी बार से दिखा दिया गया है। क्योंकि ये टॉलेस्ट माउंटेन है तो इसकी लेंथ, इस बार की लेंथ बाकी सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या ये करेक्ट तरीका है शो करने का? अब देखो, माउंटेन जब आप सोचते हो तो माउंटेन सोचते ही आपके दिमाग में आता है कि उसकी हाइट कितनी है। तो ये करेक्ट वे नहीं है माउंटेन को शो करने का। माउंटेन को शो करने के लिए हमें वर्टिकल बार शो करना चाहिए, क्योंकि हम हाइट को शो कर रहे हैं। अगर हम लेंथ शो कर रहे हैं तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइट के लिए हमें वर्टिकल बार शो करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही सेम डेटा वर्टिकल बार से शो किया गया है और अब ये ज़्यादा सेंसिबल डेटा है, ज़्यादा सही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आप हाइट शो कर रहे हो तो आप हर एक बार की हाइट को कंपेयर कर सकते हो और डेटा को ईजिली अपने इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब अगर पूछा जाए कि टॉलेस्ट माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आप करेक्टली यहाँ पर टॉलेस्ट बार की तरफ, हाईएस्ट बार की तरफ जाओगे और देखोगे कि हाँ, एशिया में माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये स्मॉलेस्ट माउंटेन है। तो ये करेक्ट विजुअलाइजेशन है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। तो हाइट के केस में वर्टिकल बार शो करना चाहिए, लेंथ के केस में हमें हॉरिजॉन्टल बार शो करना चाहिए। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फिगर इट आउट सेक्शन में आप जाते हो तो क्वेश्चन है, इफ़ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल, अगर आप अपने स्कूल के हर एक क्लास के टॉलेस्ट स्टूडेंट की हाइट का डेटा शो करना चाहते हो, वुड यू यूज़ अ ग्राफ विद वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार? आप कौन सा ग्राफ यूज़ करोगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि टॉलेस्ट, हाईएस्ट, ये चीज़ें शो करने के लिए हम वर्टिकल बार्स का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें कौन सा बार यूज़ करेंगे? हम इसमें वर्टिकल बार ग्राफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, अब लॉन्गेस्ट है तो लेंथ की बात होगी, तो लेंथ के लिए हम हॉरिजॉन्टल बार यूज़ करेंगे। तो अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर का डेटा रिप्रेजेंट करें ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ, हर एक कॉन्टिनेंट से लॉन्गेस्ट रिवर लें, उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करें, वुड यू प्रेफर टू यूज़ अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार? अब आप कौन सा बार शो करना पसंद करोगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो लेंथ के लिए हम हॉरिजॉन्टल शो करेंगे, ना कि वर्टिकल। तो वर्टिकल हाइट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और हॉरिजॉन्टल लेंथ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आप आंसर्स लिख सकते हो। ट्राई फाइंडिंग आउट दीज इंफॉर्मेशन, ये आप अपने आप से कर सकते हो। आप हर एक कॉन्टिनेंट से लॉन्गेस्ट रिवर
फाइंड आउट करो और उसकी लेंथ के लिए आप यहाँ पर उसकी लेंथ का डेटा कलेक्ट करो और आप वो यहाँ पर बार ग्राफ शो कर सकते हो। विच कॉन्टिनेंट हैव द लॉन्गेस्ट रिवर, ये आप यहाँ बार ग्राफ में शो करो। अब इन्फोग्राफिक जिसके बारे में हमने बोला था कि वो बार ग्राफ से भी ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, तो इन्फोग्राफिक एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा विजुअली और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। थोड़ा सा आर्टिस्टिक उसमें अप्रोच होता है। बेसिकली डेटा को आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करना वो इन्फोग्राफिक होता है। तो when data visualization such as bar graph are further beautified, अगर बार ग्राफ को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए with extensive artistic and visual imagery, और अच्छे से सोच करके और अच्छी इमेजेस से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाए, वो इंफॉर्मेशन ग्राफिक या इन्फोग्राफिक्स होते हैं। इनका यूज़ क्या है इन्फोग्राफिक्स का? इन्फोग्राफिक्स का यूज़ है कि हम इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा इजी वे में, आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने माउंट एवरेस्ट वाला एग्जांपल देखा जो कि बार ग्राफ था। अब वही बार ग्राफ अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि डेटा को ट्राइंगल में रिप्रेजेंट किया गया है, ना कि रेक्टेंगल से। तो ये एक पीक को रिप्रेजेंट करता है माउंटेन का, तो माउंटेन के पीक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप देख करके ही आइडिया लगा सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये माउंटेन हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और नंबर्स तो यहाँ पर शो किए ही गए हैं, लेकिन आप इन्हें देख करके ही टॉलेस्ट माउंटेन एवरेस्ट है और वो माउंटेन की शेप भी है, तो ये इन्फोग्राफिक हो गया है। और इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं? और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं इस तरह से। अब वही डेटा यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि माउंटेन्स की पिक्चर शो कर दिए गए हैं और उन्हें इस तरह से अरेंज किया गया है अकॉर्डिंगली कि आपको उनकी हाइट्स का अंदाज़ा लग जाए। तो ये 7 हाईएस्ट पीक हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के। Is the infographic below better than the column graph and rectangular form of equal width? अब आपको क्या लगता है कि क्या इन्फोग्राफ अच्छा है बार ग्राफ से? तो क्योंकि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर ये इन्फोग्राफ है जिसमें कि माउंटेन की पिक्चर शो की गई है। तो क्या ये बेटर है? डेफिनेटली बेटर है। इट इज़ बेटर देन बार ग्राफ, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पिक्चर देख करके ही आइडिया लगा सकते हो कि ये तो माउंटेन्स का डेटा है। अब ये टॉलेस्ट माउंटेन हो गया और यहाँ पर आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा माउंटेन किसकी हाइट कितनी है और जो टॉलेस्ट है, जो सेकंड टॉलेस्ट है, दैट इज़ ईजी टू फाइंड आउट। व्हाइल प्रिपेयरिंग विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब भी आप इस तरह से इन्फोग्राफ बनाओ या डेटा रिप्रेजेंट करो, वी नीड टू बी केयरफुल दैट द पिक्चर वी ड्रॉ डू नॉट मिसलीड अस अबाउट द फैक्ट्स। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पिक्चर बनाएं वो हमें मिसलीड ना करे। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये माउंटेन के बारे में है, लेकिन अगर माउंटेन की हाइट को शो करने के लिए अगर हम इस तरह से कर दें तो ये इतना क्लियरली डेटा शो नहीं करेगा। ये आपको एक स्टेयर जैसा लग रहा है, तो विच इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें आर्टिस्टिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो इन्फोग्राफ का इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया गया है। इन्फोग्राफ आप आगे के क्लासेस में ड्रॉ करोगे। इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। हमने सीखा कि डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टैली मार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ, ग्राफ को पिक्चर्स के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्केल क्या होता है, स्केल, यूनिट या की, बार ग्राफ में बार्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने बार को और ज़्यादा विजुअली इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा और हम डेटा को और ज़्यादा ब्यूटीफुली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम टॉलेस्ट, हाईएस्ट इस तरह के डेटा को शो करने के लिए वर्टिकल बार यूज़ करते हैं और लेंथीएस्ट, लॉन्गेस्ट इस तरह के डेटा को शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल बार यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर के आप ये चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।